हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टीचिंग एड्स और टीचिंग मेथड्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नेट कर रहे हो, सीटेट कर रहे हो या फिर आप बीएड या एमएड के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये पूछा जाता है। अगर आप बीएड एमएड के स्टूडेंट हैं तो थ्योरी फॉर्म में आपको पूछा जाएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। तो देखिए, ब्लूम डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, जो कि 1913 से लेकर 1999 के बीच में एक्टिव रहे हैं। उन्होंने अपने जो एजुकेशन के बारे में जो कुछ भी उन्होंने रिसर्च करी, उसके हिसाब से उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि भाई आप टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि हम किन उद्देश्यों को लेकर हम पढ़ाई करा सकते हैं, किन उद्देश्यों को लेकर हम पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में ब्लूम ने अपने विचार रखे थे, जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ब्लूम का नाम, उनका नाम अपना नाम है, और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। तो ब्लूम का वर्गीकरण, ये बात का जिक्र उन्होंने किया है 1956 में अपनी बुक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसी में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताया जाता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव्स को समझाने में सफल साबित हुई है कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उन्हें एक्सप्लेन करने में। तो 1999 के बाद 2001 में इसको रिवाइज भी किया गया है। रिवाइज फॉर्म जो है वो एंडरसन और कॉलरॉन ने प्रकाशित किया था। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि यह जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? शैक्षिक उद्देश्य। अगर हम शिक्षण दे रहे हैं तो शिक्षण देने के लिए हमारे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होने चाहिए। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव, और तीसरा होता है साइकोमोटर। हिंदी में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव को कहा जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव को कहा जाएगा भावनात्मक, और तीसरा होता है आपका साइकोमोटर, जो कि क्रियात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कॉग्निटिव का मतलब, जैसे कॉग्निटिव को कहा जाएगा संज्ञानात्मक, तो ये संज्ञान क्या कहलाता है? तो जो भी हमारी बुद्धि से संबंधित है, जो हमारे संज्ञान से, मतलब जिसको हम समझ से रिलेट कर सकते हैं, जो कुछ भी हम सीखने, समझने, पढ़ने, अपने पांचों प्रकार की इंद्रियों से जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, उस ज्ञान से संबंधित है, उस उद्देश्य को कहा जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है नॉलेज, मतलब कि ज्ञान। दूसरा आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? चीजों को विश्लेषण फॉर्म में रहना, संग्रहित करना। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है जो कुछ भी हमने नॉलेज सीखा है उसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे, उसका प्रयोगात्मक रूप से उसे कहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद में आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ के बाद आता है संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद आता है इवेल्युएशन। मतलब ये ने 1 2 3 4 5 6 प्रकार के डोमेन, 6 प्रकार के जो उद्देश्य हैं वो कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि सबसे पहले क्या है? नॉलेज। नॉलेज को लेना मतलब मैंने कुछ सीखा, समझा, मतलब मैंने कहीं से कुछ भी चीज पढ़ी है। अब पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगी? मैं उसके बारे में पूरा डिटेल समझने की कोशिश करूंगी। फिर कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि मैं बोध करूंगी इस चीज का कि भाई एक्चुअल में ये ज्ञान जो है वो किससे रिलेटेड है, कहाँ से मुझे समझ आएगा, इसका क्या उपयोग है, मतलब पूरा का पूरा मैं उसके बारे में बोध करूंगी। फिर मैं ये देखूंगी कि इस ज्ञान का जो है वो उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है। फिर मैं विश्लेषित करूंगी। विश्लेषण मतलब कि एनालाइज करूंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बारे
मैं डिटेल में समझने की कोशिश करूंगी और उसके बाद में उन सारे ही छोटे छोटे से टुकड़ों को जोड़कर एक फॉर्म में लेकर आकर उसका संश्लेषण करूंगी। उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन करूंगी कि जो कुछ भी मैंने सीखा है वो किस हद तक सही है, किस हद तक उसका उपयोग किया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम किसी थ्योरी को समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप ये अभी यूजीसी नेट या यूपीएससी का आप पेपर देने वाले हैं, तो ये एक आपका एक कार्य है। इसका उद्देश्य हो गया आपका कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। सबसे पहले तो उसका आप क्या लोगे, नॉलेज लोगे कि भाई ये आखिर यूपीएससी है क्या, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, नेट जो है वो क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या है क्या। तो ये क्या हो गया, आपका ज्ञान हो गया। इसके बाद में इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, इसमें एग्जाम होता है या फिर इंटरव्यू होता है या फिर क्या होता है, तो ये हो गया उसका बोध। ठीक है, सपोज आपने उसके बाद में उसको एप्लीकेशन के बारे में फॉर्म सोचा कि अगर मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ क्या पढ़ूंगा, क्या उसका उपयोग होगा, क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी, उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया। फिर आप एनालिसिस करेंगे कि कितनी पोस्ट निकली है, क्या ये पोस्ट है जहाँ पे मेरा होम टाउन है, यहाँ पे जहाँ मैं रह रहा हूँ उससे कितनी दूरी पर रहेगा, क्या मैं उधर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, कहाँ पर होगा। ये छोटी छोटी सी चीजों को आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके बाद फिर उन सब चीजों को आप सिंथेसिस करेंगे, मतलब सब चीजों को कंपाइल करेंगे। फिर सोचेंगे हाँ ये मुझे करना चाहिए या फिर मुझे नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, क्या होगा। फिर जो कुछ भी आपका लास्ट में होगा वो इवेल्युएशन होगा। या तो आप ये डिसीजन पर पहुंचेंगे कि हाँ मुझे ये एग्जाम देना है या फिर मुझे ये एग्जाम नहीं देना है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और आपने एग्जाम दे दिया, आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलेंगी और उसके बाद फिर आप जाकर डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली में आपको क्या करना है और ये क्या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं अफेक्टिव डोमेन के बारे में। तो देखिए अफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित होता है, हमारे भावनात्मक इमोशंस से संबंधित होता है। ठीक है, तो इमोशनल उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है रिसीविंग, फिर होता है रिस्पॉन्डिंग, फिर होता है वेलविंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग और फिर होता है कैरेक्टराइजिंग। किसी भी चीज को पहले हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर हमारे सामने कोई भी नॉलेज लिया जा रहा है, कोई भी बात चल रही है, क्या कुछ भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। वो रिस्पॉन्ड का मतलब ये हो जाएगा कि अगर वो मुझे, मेरे दिल को, मेरे मन को वो चीज अच्छी लग रही है, हमारे इमोशंस में किस तरीके के इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, खुशी का इमोशन आ रहा है, आपका दुख का आ रहा है या फिर किसी और तरह का इमोशन आ रहा है, तो वो आप उस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करोगे। रिस्पॉन्ड करने के बाद फिर उसके बाद में आता है वैल्यूइंग। उस चीज को आप वैल्यू करोगे, कितनी वैल्यू आपको देनी चाहिए। फिर उसके बाद उन सारे इमोशंस को, सारी चीजों को आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। और ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उसको कैरेक्टराइज करोगे, मतलब उसका पिक्चराइजेशन करोगे, उसको एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत, जो कि मानसिक और इमोशंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर का मतलब हो जाता है आपका क्रियात्मक, मतलब यहाँ पर सब कुछ हो रहा है वो नॉलेज लेवल पर हो रहा है, दिमागी स्तर पर हो रहा है, ये इमोशन यानी कि मन के लेवल पर हो रहा है। अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो किस पर होगा, क्रियात्मक पक्ष के रूप में होगा, मतलब हम करके देखेंगे उस चीज को। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है उद्दीपन, किसी भी चीज को स्टार्ट करना, ऊपर जाना, फिर उसके अंदर जाना, फिर बाहर निकलना, ये हो जाता है कंटिन्यूसली। ये प्रोसेस जो चलती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम उद्दीपित होते हैं, मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, तो वो हो जाता है स्टिमुलेशन। फिर हो जाता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है उसमें बदलाव करना। जो कुछ भी चीज हमें स्टिमुलेशन के दौरान समझ में आई है उसको किस तरीके से हमें चेंज करना है, वो हो जाएगा मैनिपुलेशन। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब कितने हद तक मैनिपुलेट करना है, कितने हद तक पुरानी चीज को लेना है, वो कंट्रोल। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, सभी चीजों में कोऑर्डिनेट करना। फिर हो जाता है नेचुरलाइजेशन, मतलब उन सभी को एक फॉर्म में लेकर आना। फिर हो जाता है हैबिट फॉर्मेशन, उसके हैबिट का निर्माण करना। ठीक है, अब भाई इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। स्टिमुलेशन से मतलब क्या निकाला जा सकता है, जैसे कि अगर कुछ कहीं पर मैं जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, कुछ ऐसी चीजों को देखती हूँ जो मेरे अंदर क्या होती हैं, एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर देती हैं, मुझे एक्साइटेड कर देती हैं। और जो मुझे ऐसी जगह पर मैं गई जहाँ पर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो कुछ भी मुझे पसंद है वो सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या हो गई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, स्टिमुलेट हो जाता है, मेरे सारे हार्मोन्स क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर मैं मैनिपुलेट करूंगी अपने मन में ही कि ये जो चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, उतनी
हद तक मैं उसमें इन्वॉल्व ना हूँ, अपने मन को क्या करूँ, मैं मैनिपुलेट करूँ, फिर उसके बाद मैं कंट्रोल करूँ, सारी चीज़ों को मैं कंट्रोल करूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने सारे इमोशंस में बह जाऊँ और मैं वहाँ पर इस तरह से एक्ट कर दूँ जो बाद में मुझे ही अच्छा ना लगे। फिर उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट करूँ, मैं अपनी इच्छाओं को मैनिपुलेट करने के बाद, कंट्रोल करने के बाद फिर उनके साथ में कोऑर्डिनेट करूँ, फिर उसके बाद उसको नेचुरलाइज करूँ, उसके बाद मैं किसी चीज़ की हैबिट, आदत का निर्माण करूँ। ठीक है? तो यहाँ पर करने का भाव आ जाता है, यहाँ पर हर चीज़ लास्ट में क्या आ जाती है, करने का भाव आ जाती है। तो शिक्षण के, शिक्षा देने के ये उद्देश्य बताए हैं किसने, ब्लूम ने, जिसमें कॉग्निटिव जो संज्ञान से संबंधित है, बुद्धिमत्ता से संबंधित है, इफेक्टिव मतलब कि जो आपकी भावनाओं से, इमोशन से संबंधित है, तीसरा साइकोमोटर जो आपकी साइकी से संबंधित है, मतलब आपकी मनोवैज्ञानिक स्तर से की क्रियात्मकता से संबंधित है, और ये सभी के सभी इन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका डिटेल जो है पीडीएफ में शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें आप देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है तो पूछेगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। और जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएड की पूरी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि मैं एक के बाद एक वीडियोस डाल रही हूँ बीएड के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो आप उनको वीडियोस को जरूर देखिए। सिलेबस का जैसा जैसा टॉपिक है उस टॉपिक से मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसको देखिएगा। उसके पहले के भी वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर सेल्फ लर्निंग वीडियो अच्छे लगते हैं, सेल्फ लर्निंग चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जो सब्सक्राइबिंग फैमिली है हमारी, वो बढ़ती जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।